हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। और आज के हमारी इस पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में हम देखेंगे हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे लास्ट लेक्चर्स में हम लोग देख चुके थे अबाउट द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी के साथ मैंने आपको जो प्रियम्बल के रिगार्डिंग हमारी एक वीडियो थी उसका लिंक आपको शेयर कर दिया था। तो आज की इस क्लास में जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हम बात करने वाले हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 1 के बारे में। राइट, तो आगे बढ़ते हैं और पार्ट 1 के बारे में डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। ठीक है, तो यूनियन और हमारी जितनी भी टेरिटरी है उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो ये पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इसके रिगार्डिंग 4 आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो ये क्योंकि एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, है आप कह सकते हो जीएस के रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ याद रखने वाली चीजें नहीं है। आपको सिर्फ कुछ एक दो चीजें हैं जो कि याद रखनी पड़ सकती हैं। तो जैसे आर्टिकल 1 की जब हम बात करते हैं, आर्टिकल 1 को हम कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो इंडिया है हमारा, इंडिया दैट इज भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, आर्टिकल 1 में क्या किया है, एक डेफिनेशन दी हुई है, और इसके अंदर यहाँ पर आर्टिकल 1 के अंदर ही हम ये बता रहे हैं कि वो ऐसी कौन सी चीजें होंगी जो कि हमारी जो इंडिया है उसकी टेरिटरी को डिफाइन करती होंगी। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे इसमें यूनियन ऑफ स्टेट्स, हमने इंडिया दैट इज भारत को बोल दिया है। ये टर्म ध्यान रखना एक चीज, कौन सी टर्म, इंडिया दैट इज व्हाट, दैट इज भारत। ठीक है, हिंदी में देखने जाओगे आप तो इसका जो मीनिंग निकलेगा जस्ट ऑपोजिट निकलेगा। इंग्लिश में क्या होता है, हम पहले लिखते हैं भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, यहाँ पे अंतर कैसे आता है, अंतर इसलिए आता है क्योंकि जब आप इंग्लिश में दिख रहे हो आपको इंडिया फर्स्ट दिख रहा है, भारत बाद में दिख रहा है, बट व्हाट एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू से इज कि इंडिया जो कि भारत है ना। मतलब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, भारत के बारे में। तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आप इंडिया दैट इज भारत वाला ये जो टर्म है इसको लेके चलेंगे। अब हमने ये तो बोल दिया था इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, पर अगर ये यूनियन है तो इसकी टेरिटरीज भी होंगी। तो टेरिटरी किस तरीके से होंगी, तो टेरिटरी को हमने बांटा है 3 पार्ट्स में। सबसे पहले हमने बोला हमारे नॉर्मलाइज स्टेट्स, वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो कितने स्टेट्स हैं भाई, हमारे पास है 28। ठीक, फिर सेकंड जो हमारे पास है वो है हमारी यूटीज। यूटीज कितनी है, यूटीज है 8। ठीक है, और कंफ्यूजन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर दमन और दीव और ये जो हमारा दादर नगर हवेली वाली यूटी है ये दोनों अब कंबाइंड हो चुकी है। राइट, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना रखें, जो 8th न्यू यूटी आपकी कहलाती है वो दमन दीव और दादर नगर हवेली का कंबाइंड है। ठीक है, उसको कंबाइन करके एक यूटी में अपन ने कन्वर्ट किया हुआ है। फिर इसके बाद अगर हम देखें थर्ड नंबर पे हमको ये ध्यान रखना है कि जो टेरिटरीज दैट वी मे अक्वायर इन फ्यूचर, मतलब यहाँ पर हमने क्या बोल दिया कि भाई देखो ये तो हमारा प्रेजेंट लेवल हो गया कि हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, 8 यूटीज हैं, पर क्या हमेशा यही रहेगा? हो सकता है कि भविष्य में हम कोई टेरिटरी एक्वायर करें, या हो सकता है भविष्य में हमारे स्टेट्स का कोई और, मतलब जो कह सकते हो आप डिविजनल चेंज हमको देखने को मिले ज्योग्राफिकल। तो क्या हम सिर्फ इसी को मान के चलेंगे? तो नहीं, उनने बोला कि जो मे एक्वायर इन फ्यूचर वाली भी हमारी टेरिटरीज होंगी वो भी हमारी काय में आएंगी, टेरिटरीज के पार्ट में। तो आर्टिकल 1 सिर्फ इतना बता रहा है आपको दैट इंडिया दैट इज भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक, ये हो गया आर्टिकल 1 हमारा। सेकेंड चीज जो हम देखें, अगर हम बात कर रहे हैं तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 2 के रिस्पेक्ट में। आर्टिकल 2 के रिस्पेक्ट में बात करें तो आर्टिकल 2 की हेडिंग क्या है, हेडिंग है एस्टैब्लिशमेंट और द एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। सी, व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड न्यू स्टेट्स, ठीक है, इसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करते थे, विच डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, तो प्री एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, उन स्टेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्री एग्जिस्टेंस में ये नहीं थे ऐसे स्टेट्स। Establishment and admission of the new state. So what we are trying to say here in the article 2 is that in future जब भी हम यूनियन ऑफ इंडिया में किसी ऐसे स्टेट को ऐड करेंगे which is not a part of the Union of India at present, which is not a part of
यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, उसको अगर हमने ऐड करना है तो हम यूज करेंगे आर्टिकल 2। ठीक, अच्छा, इसको याद रखने का एक और अच्छा सिंपल सा तरीका ध्यान रख सकते हैं कि से फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक कोई सेक्शन है हमारा, ये हमारा इंडियन बॉर्डर है, ठीक है, एक जस्ट एन इमेजिनरी थिंग है, बाकी और इसमें ऐसी कुछ रियलिटी नहीं है। ये एक हमारा इंडियन बॉर्डर का सेक्शन है। अब यहाँ पे कहीं कोई लैंडमास है, ठीक है, हाँ, तो अब क्या हुआ, ये आपका इंडिया का सेक्शन है और ये लैंडमास है, लेट्स से इसका नाम था एक्स। तो हमने ये देखा कि ये एक्स जो है आफ्टर अ वॉर, सिर्फ मतलब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि कहीं वॉर हो जाए और ये सेक्शन जो है ये हम कंबाइन करें और ये हमारी इंडियन टेरिटरी में ऐड हो, तो क्या हो रहा है, एक ऐसी लैंडमास जो कि इंडिया का पहले से पार्ट नहीं है उसको हमने ऐड किया, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, आर्टिकल 2 का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, और आर्टिकल 2 से क्या हो रहा है कि क्योंकि एक बाहरी जो है लैंडमास था, बाहरी एरिया था, तो आर्टिकल 2 में यूज करने पर हमको दिख रहा है कि हमारा जो इंटरनेशनल मैप होता है, और वी कैन से द वर्ल्ड मैप, चेंज हो रहा है। ठीक, आर्टिकल 2 से हम क्या चेंज कर रहे हैं, इंटरनेशनल मैप, यानी कि जो हमारा वर्ल्ड मैप है उसको हम चेंज कर पा रहे हैं। अब बात ये आती है कि भाई अगर आर्टिकल 2 से हम वर्ल्ड मैप चेंज कर रहे हैं तो आर्टिकल 3 से हम क्या चेंज करेंगे, ठीक है, तो अब आर्टिकल 3 की बात करें, सेम टाइप से आर्टिकल 3 भी काम करता है। असल में आर्टिकल 3 में अंतर जो मेन आर्टिकल 2 और 3 का है वो ये है कि यहाँ पर हमारा नेशनल मैप चेंज होता है। ठीक है, नेशनल मैप देखो, अगर आप ये नई वाली टेरिटरी को ऐड करोगे तो उस केस में भी नेशनल मैप चेंज होगा, लेकिन क्योंकि इंडिया की एक्सटर्नल बाउंड्रीज पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, इसलिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि नेशनल मैप चेंज होगा, तो सिर्फ हमारा जो इंडिया का अंदर का पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बदल रहा है। ठीक, जबकि आर्टिकल 2 में आपका इंटरनेशनल मैप भी चेंज हो जाता है। अच्छा, आर्टिकल 3 में हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल 3 में हम बोलते हैं कि हमारे पास जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट का पावर है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट कैसे हो रहा है, तो हम बात कर रहे हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की, तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कैसे हो रहा है हम बता रहे हैं कि आप देखो, आप चाहो तो एक स्टेट को सेपरेट कर सकते हो या फिर किन्हीं दो स्टेट्स को आप कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, इनका एरिया जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उनका एरिया बढ़ा सकते हैं, एरिया घटा करके, नाम की प्रोसेस, नाम बदलने के लिए भी आप आर्टिकल 3 यूज कर सकते हो। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है ये, बट ओडिशा की स्पेलिंग अगर आपको याद हो तो हम पहले लिखते थे ORISSA, अब हम लिखते हैं ODISHA, राइट। सो देर आर सर्टेन चेंजेस, पौंडीचेरी का हो गया पुडुचेरी, राइट। ये जो हम चेंजेस ला रहे हैं, एग्जिस्टिंग स्टेट्स है हमारे, इनके भी जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो हम आर्टिकल 3 की मदद से कर रहे हैं। ठीक, वर्ड याद रखना, आर्टिकल 3 में यूज करेंगे एग्जिस्टिंग और 2 में करेंगे नॉन एग्जिस्टिंग। अच्छा, आर्टिकल 3 में मैंने बताया नेशनल मैप को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद बात ये आती है कि क्या कुछ स्पेशल चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना है, तो हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप आर्टिकल 2 या 3 के लिए कोई भी बिल लेकर आएंगे, देन द बिल शुड have a prior recommendation of the president. Without president's prior recommendation, you cannot present any kind of bill related to the article 2 and 3 of the constitution in the Indian parliament. That's the thing which needs to be remembered very well. ठीक है, अब बात यह आई आर्टिकल 3 से उन्होंने पूछा कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखना चाहो तो क्या याद रख सकते हो भाई, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 2000 में विभाजन हुआ था, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, झारखंड और बिहार, ये सब जो है बाइफर्केशन हुए हैं, किस आर्टिकल से हुए होंगे भाई, आर्टिकल 3 से हुए होंगे। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि ये सब पहले से ही हमारे देश का एक हिस्सा है। सेम गोज विद आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव यूज्ड द आर्टिकल 3 सो फार। अब अगर हम बात करें आगे इसमें, तो आगे अब ये बात आती है कि भाई साहब आपने बोल दिया आर्टिकल 2 और 3 से हम इसको जो है हमारा वर्ल्ड मैप भी बदल सकते हैं, और आर्टिकल 2 और 3 से हम चाहें तो हमारा जो है नेशनल मैप भी बदल सकते हैं, पॉलिटिकल मैप चेंज कर सकते हैं हम, है ना। तो अब बात ये आती है कि क्या
ये प्रोसेस जो है ये चेंज करने में अगर हमने प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन ले लिया तो क्या सिर्फ प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन पर्याप्त है? कहीं हमको स्पेशल मेजोरिटी जैसी चीजों का ख्याल तो नहीं रखना पड़ेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें किसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसके लिए करना पड़ जाए, राइट? तो ये सारे सवालों के जवाब जो है ये हमारे इसी पार्ट का जो आर्टिकल 4 है वो हमको देता है। तो इस सवाल का जो जवाब है कि क्या इसके रिगार्डिंग हमको किसी स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट है, तो इसका जवाब है नहीं। ये हमको बताया हमारे इसी पार्ट के लास्ट आर्टिकल 4 ने, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले तो एक चीज का हमको ध्यान क्या रखना है कि भाई पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हम ये बिल पेश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के रिगार्डिंग सब्जेक्ट है, ये किसका सब्जेक्ट है भाई? यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। और चेंज ऑफ मैप अगर आप कर रहे हैं तो हमारे को यहाँ पे पहले से ही प्रोवाइड कर दिया गया, प्रोविजन बना दिया गया है दैट देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ आर्टिकल 368 which is used for the constitution amendment, that is a change of map is not a constitutional amendment so far declared। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चेंज ऑफ मैप को आप constitutional amendment बोलेंगे। तो when we are saying that it may not be a constitutional amendment, then we are saying that the bills under the article 2 and 3, that is the laws made under the article 2 and 3 doesn't require any constitutional amendment, so they does not require any kind of special majority। ठीक, आप एक सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से इस प्रस्ताव को जो आपका संसद है उसमें पास करवाइए और आपका जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा दैट द पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द मैप ऑफ योर नेशन। वी आर सेइंग द सेम थिंग ट्वाइस और थ्राइस दैट भाई जब हमने बोल दिया सिंपल मेजोरिटी है, इतना टफ प्रोसेस ही नहीं है, तो क्या होगा, पार्लियामेंट जो चाहे तो हमारे नेशन के मैप को रीड्रॉ कर सकता है। नाउ द थिंग कम्स दैट डस दे हैव टू वेट फॉर समथिंग और दे हैव टू कि मतलब कितना नंबर्स यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन है? सो नो, there are no restrictions that how many times we have to redraw the map। यहाँ पे हमने बोला हुआ है there is no limits as you see and there is no restrictions for the same। ठीक है, मतलब अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो जितनी भी बार चाहे हमारे देश का जो नक्शा है उसको बदल सकता है। तो बेसिक यहाँ पर जो पार्ट 1 है उसमें से आपको क्या ध्यान रखना है मैंने बताया। पार्ट 1 में आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखना है ये कि यूनियन ऑफ स्टेट्स दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, हमारा जो हम बोल रहे हैं बार बार वो वर्ड आ जाएगा। और फिर इसके बाद हमारे यहाँ पे आर्टिकल 2 और 3 का एक बेसिक डिफरेंस ये रहेगा कि आर्टिकल 2 जो है वो हमारा बात करेगा कौन सी, नॉन एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बारे में, जबकि आर्टिकल 3 बात करता है हमारा प्री एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बारे में। और आर्टिकल 2 और 3 के तहत हमको जितने भी लॉज बनाने हैं उसके लिए हमको किसी प्रकार का यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, तो स्पेशल मेजोरिटी नहीं लेना है, ये हमने बोला है आर्टिकल 4 से। ठीक है, तो जो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 1 से 4 तक में इस तरीके से डील करता है कि हम हमारे देश की यूनियन और टेरिटरी को किस तरीके से नया रूप दे सकते हैं, नया नाम दे सकते हैं, या फिर उनके जो मैप्स हैं, पॉलिटिकल मैप्स हैं हमारे, उसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सो आई होप कि ये आर्टिकल 1 to 4 यानी कि पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिजॉल्व देम। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपके फेवरेट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।